वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने इस सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग जो है वापस अपने साइंस क्विज को लेकर चल रहे हैं और साइंस क्विज में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओके। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग डेस्क्रिप्टिव यानी कि एकदम अच्छी तरीके से व्याख्या करके समझाते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ में और भी जो क्वेश्चंस हो जो अपने प्रॉब्लम करते हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज की साइंस क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको अपने इस मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह खाद्य कौन सा है। तो देखो कौन सा है, ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन और विटामिन। तो एक धावक एथलीट कौन सा, एक धावक को हम लोग तुरंत एनर्जी देना चाहते हैं तो उसको क्या देना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज जो है उसको अगर हम लोग देंगे तो उसको जो है तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए एक धावक को जो है एक मतलब जैसे ही वो दौड़ता है, दौड़ के बाद उसे एनर्जी तुरंत देनी होती है, तो इसे या तो ग्लूकोज यानी विटामिन डी का जो पाउडर वगैरह आता है वो ग्लूकॉन डी जो आता है वो, या फिर उसको केला खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक कौन से खाद्य में पाया जाता है। चना, मटर, अरहर और सोयाबीन। सोयाबीन में जो है वो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो हम लोग ये कह देंगे कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देखो आ गया ना, चावल, मूंगफली, सेव और इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इस ऑप्शन में जो है सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो देखो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सोयाबीन। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली जो होती है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये जो है ध्यान में रखना है कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो सोयाबीन व मूंगफली, ओके। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। मतलब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हल्का पीला रंग होता है, जैसे ही गाय को बछड़े को देती है तो उसमें थोड़ा हल्का पीला रंग आता है पहले दूध में। वो ऐसा क्यों होता है, या फिर धीरे धीरे बाद में भी जो है थोड़ा सा हल्का सा पीला रंग आता है, तो वो किसके कारण आता है। तो ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लाविन, राइबियोलोस या फिर कैरोटीन। तो ये हल्का पीला रंग जो दूध में होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। आई बात समझ में ना। तो आंसर अपना जो यहाँ पे जो डी आंसर है जिसमें कैरोटीन दे रखा है, और यही कैरोटीन जो है गाय के दूध में मौजूद होता है, जिसके कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला रंग होता है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। मतलब वे कौन से दो खाद्य स्रोत है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो मैं आपको अभी ये बता दिया है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने ये चला था कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन जो होती है पहले नंबर पे सोयाबीन आता है, सेकेंड नंबर पे अपने जो है मूंगफली आती है। अब हम लोग इस ऑप्शन में देखते हैं, मांस और अंडा, जी नहीं। फिर अपना आता है कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म, ये भी नहीं। सोयाबीन और मूंगफली, जी हाँ, सोयाबीन और मूंगफली में जो है अपने खाद्य प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, बराबर ना। प्रोटीन से हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन से हम लोगों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, ये ध्यान में रख लेना, ओके। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि मनुष्य को अत्यधिक प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से हम लोग जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन हम लोग श्वास के द्वारा भी लेते हैं, लेकिन श्वास के द्वारा जितने नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं उतनी की उतनी नाइट्रोजन जो है वापस बाहर निकाल देते हैं। माना कि अगर हम लोग 20% अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो 20 की 20% जो है वापस बाहर निकाल देते हैं, ओके। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन प्रोटीन के द्वारा आएगी, और प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है, तो सोयाबीन व मूंगफली में होता है। ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखो, एक हमारे पास में आता है विटामिन जो है वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो होता है ADEK, मतलब विटामिन A, D, E और विटामिन K जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। एंड जल में जो घुलनशील होता है वो विटामिन कौन सा होता है? B एंड C। B एंड C जो होता है वो जो होता है वो क्या होता है? अपने वसा में जल में घुलनशील होता है। तो अपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी यानी कि जल में घुलनशील होता है? बी एंड सी, इनमें से कौन सा है? ये रहा। तो बी जो विटामिन जो होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये देख लेंगे। और इसको ADEK मतलब कि अडैक, ADEK अडैक, और यही विटामिन जो है वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन एंड जल में घुलनशील विटामिन। ओके, तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? जल में घुलनशील है। ADE और AK जो है वो क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है, और ये जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है? वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण जो है वो रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हम लोगों को जो है वो कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। इसलिए विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है, रतौंधी का मतलब क्या होता है? रतौंधी मतलब होता है कि हम लोगों को जो है आँख की जो देखने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम होती है। ओके, या फिर नाइट के समय जो है उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है गाजर, हरी सब्जी वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, पालक वगैरह। ओके, इससे क्या होती है? विटामिन ए की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? मतलब कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम, इसका B2 का जो है क्या नाम है? अन्य नाम। तो देखो, B2 को क्या हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, या फिर डेक्सट्रोस बोलते हैं, या फिर थायमिन बोलते हैं, या फिर राइबोफ्लाविन बोलते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से विटामिन B2 का जो है क्या नाम है? तो देखो, B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन। हीमोग्लोबिन और डेक्सट्रोस कुछ नहीं होता है। राइबोफ्लाविन जो होता है वो B2 का रासायनिक नाम है, ये ध्यान में रखना। ओके, तो B2 को हम लोग क्या बोलते हैं किस अन्य नाम से? तो राइबोफ्लाविन। ओके, तो यहाँ से ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी जो होता है वो राइट हो जाएगा। राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब देखो, कौन सा विटामिन जो है इनमें से सम्मिलित नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थायमिन, थायमिन की कमी से क्या विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से जो है वो बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, या नियासिन की कमी से विटामिन B3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, या विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्र रोग होता है, या विटामिन के की कमी से जो है बंध्यापन का रोग होता है। तो इनमें से अपना आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? थायमिन यानी B1, ये हमारा सही है। B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से भी जो रोग है वो सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग बोले तो अपनी जो स्किन जो होती है वो सूखी हो जाती है। अगर हम लोग स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी अगर नाखून वगैरह करते हैं तो वहाँ से पाउडर निकलना स्टार्ट हो जाता है, पाउडर निकलता है। तो इसका आंसर ये सही है। नियासिन, ये भी सही है। नियासिन की कमी से जो है पेलाग्र रोग होता है। विटामिन के यहाँ पर गलत है। विटामिन के की कमी से जो है बंध्यापन रोग नहीं होता है। बंध्यापन जो होता है, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं बांझपन, जिसमें महिलाओं में क्या होता है? बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। बराबर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन अपना यह है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो आप देखो,
सबसे अधिक मात्रा में अपने शरीर में जो तत्व पाया जाता है वो तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है। और कैल्शियम से भी जो है वो क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है वो अपनी बॉडी में जो है हड्डियां बनाता है, दांत बनाता है, दांतों के ऊपर वाला जो एनिमल होता है वो भी बनाता है। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे अस्थि और दांत के निर्माण में कौन सा होता है, एक तो कैल्शियम होता है, सेकंड नंबर पे फॉस्फोरस। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है अपना सोडियम एंड पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है अपना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इसमें से राइट कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें दे रखा है कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु सहायक होते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। अब आहार में लवण हम लोग जो है, जैसे नमक है, नमक एक प्रकार का लवण होता है, उसको हम लोग जो है अपने भोजन में क्यों मिलाते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट, क्या भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हम लोग शुरुआत में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आती है उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, वो क्यों नहीं मिलाते हैं। इसका भी एक मुख्य तथ्य है जिसके कारण हम लोग लवणों को मिलाते हैं। अब क्या तथ्य है वो देखो, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने में, जी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, मतलब भोजन के अपने पाचन के लिए जो है अपने आमाशय में जो है HCl कहाँ पर पाया जाता है, HCl जो है अपने आमाशय में थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। ओके, उसको उत्पन्न करना या पकाने की प्रक्रिया को सरल करना या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाना, किसके लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि भोजन के पाचन के लिए जो है अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लघु मात्रा में पैदा करना, मतलब HCl को जो है थोड़ी सी मात्रा लवण के द्वारा क्या होता है, HCl जो होता है लघु मात्रा में उत्पन्न होता है। ओके, अगर हम लोग लवण का जो है अत्यधिक उपयोग करेंगे तो HCl हमारे पेट में ज़्यादा हो जाएगा, और जब HCl ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए लवण लेना चाहिए, लेकिन लवण को लघु मात्रा में लेना चाहिए, जिसके मात्रा में क्या होता है कि थोड़ी सी मात्रा में, जैसे नमक है, नमक को हम लोग ज़्यादा तो नहीं खा सकते, थोड़ा सा लेते हैं उसके अंतर्गत, ताकि क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कंटिन्यू जो है बनता रहे और अपना भोजन जो है डाइजेस्ट होता रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से जो है वो फिर गेंगा या फिर गलगंड रोग होता है। अब देखो, आउटू अतिरिक्तता मतलब आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक इस तरह से नहीं, मिजेट्स नो, मधुमेह इंसुलिन के कारण होता है, जी नहीं, गेंगा या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलगंड रोग। तो गेंगा और गलगंड रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये चीज़ जो है ध्यान में रखना। इसके बारे में और भी जो है अपने कौन कौन से रोग होते हैं थायराइड ग्रंथि के कारण, तो हमने एक बायोलॉजी में अंतःस्त्रावी सिस्टम पढ़ा है, अंतःस्त्रावी सिस्टम के अंतर्गत ग्रंथियां पढ़ी है, और उस ग्रंथियों में हमने बता रखा है कि कौन कौन सी ग्रंथियां जो है कौन कौन से रोग उत्पन्न करती है, या किस ग्रंथियों की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन की कमी से कौन सा रोग स्राव होता है, अधिक होने से कौन सा रोग होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोग इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने बायोलॉजी का अंतःस्रावी जो वीडियो है वो देखो, उसमें आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है हमारा, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब ये वापस आया है कि प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है एक तो सोयाबीन में होता है, और सेकंड नंबर पे अपने किस में होता है, प्रोटीन की मात्रा मूंगफली में जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि सोयाबीन एंड मूंगफली में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कहता है, दूध का धवल रंग बोले तो दूध में जो है थोड़ा सा हल्का पीला रंग, ओके, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो अभी मैं भी बता चुका हूँ
कि उसका जो उपस्थिति जो होती है वो कैरोटीन के कारण जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं कि क्या कहता है। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है कि चावल और आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसे सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगर हम लोग अपने भोजन में सिर्फ चावल और आलू ही खाएंगे तो हम लोगों को जो है दूसरे जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमें मिल नहीं पाएंगे। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट होता है। जिसमें देखो चावल और आलू से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखो ये भी हमारा कट जाएगा क्योंकि चावलों से कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलता ही है, आलू से। प्रोटीन ये भी मिलता है लेकिन कम, ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये भी कैंसिल। वसा, अब देखो वसा जो है वो चावल और आलू से नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। चावल और आलू से वसा नहीं मिलती है, इसलिए किसकी वसा की हीनता से वो ग्रसित होने की उसकी क्या होती है, संभावना होती है। प्रोटीन एंड वसा ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी एक व्यक्ति अगर चावल और केवल आलू ही खाता है तो उसे प्रोटीन और वसा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो शरीर है वो ज़्यादा ग्रसित हो जाएगा रोगों से। ओके, आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। मतलब कि जो महिला गर्भ धारण करती है उसके पहले, दूसरे और तीसरे महीने में डॉक्टर के द्वारा यह कहा जाता है कि आप अत्यधिक मात्रा में जो है वो किसका सेवन करें, हरीदार सब्जियों का सेवन करें। अब वो हरीदार सब्जियों का क्यों सेवन करें तो वो हम लोग देखते हैं। क्लोरीन के प्रचुर मात्रा में के लिए जी नहीं, हरीदार सब्जियों में क्या होती है, लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, और लोहा यानी कि आयरन यानी कि फॉलिक एसिड वो क्या करता है, वो अपने शरीर में जो है ब्लड को जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ाने का काम करता है। तो अब हम लोग क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में जी नहीं, लेसिथियम के लिए नहीं। ये देखो फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये हमारा जो है फॉलिक अम्ल। अगर आप लोग जो है हरीदार सब्जियां नहीं खाते हो और डॉक्टर के पास में पहली तिमाही में जाते हो तो डॉक्टर आपको जो है फॉलिक अम्ल की जो है टैबलेटें देता है और उससे हम लोगों को जो है फॉलिक अम्ल प्राप्त होता है। बराबर, वो क्यों होता है, क्योंकि डीएनए संश्लेषण के लिए ये जरूरी होता है। बराबर, तो पहली तिमाही में जो गर्भवती महिला होती है उसको हरीदार सब्जियां जो है ज़्यादातर मात्रा में खानी चाहिए, जिससे से उसको फॉलिक अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाए, और फॉलिक अम्ल मिलने से क्या होता है, डीएनए संश्लेषण होता रहता है। बराबर, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो सबसे अधिक प्रोटीन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, उड़द के दाने में पाई जाती है क्या, मटर के दाने में पाई जाती है क्या, या अरहर के दाने में, या सोयाबीन के दाने में। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में एंड किस में, मूंगफली में होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है अपने एग्जाम में पूछा जाता है। मूंगफली और सोयाबीन में जो है प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अब देखो सहायक आहार कारक मतलब कि उसको हम लोग अपने सहायक के रूप में वो कार्य करता है और उसको हम लोग जो है अपनी बॉडी में जो है उसका निर्माण नहीं होता, उसको हम लोग हेल्पफुल के लिए जो है बाहर से लेते हैं। अब वो कौन से, देखो वसा जो है वो किस समूह के सहायक आहार कारक है, जी नहीं, वसा तो हम लोग लेते ही रहते हैं। अंतःस्रावी हार्मोन्स तो अपने बॉडी में बनते रहते हैं। प्रोटीन्स वो भी हम लोगों को बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती रहती हैं। विटामिन्स, अब देखो ये विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे सहायक आहार कारक का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन जो है वो बनते नहीं है। ओके, और एक विटामिन अपवाद स्वरूप होता है विटामिन डी, जिसको हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। इस विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य की किरणों से होता है, अपनी स्किन में होता है, त्वचा में होता है।
लेकिन दूसरे जो विटामिन हैं, आजकल टोटल विटामिनों की खोज जो है कुल 15 की जा चुकी है, यानी टोटल 15 विटामिनों की खोज जो है की जा चुकी है। उनमें से इम्पोर्टेंट विटामिन मैं अभी और बताऊंगा आपको। और ये विटामिन जो है अपनी बॉडी में बनते नहीं हैं, बल्कि इनको हम लोग जो है बाहर से लेते हैं, सिर्फ विटामिन डी को छोड़ करके। ओके, और ये क्या होते हैं? सहायक आहार कारक होते हैं। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो अभी मैं आपको कौन सा नहीं है, मतलब कि वसा में घुलनशील जो है विटामिन कौन सा नहीं है, तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी एंड सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, यानी कि जल में घुलनशील वाला विटामिन। ओके, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है, विटामिन डी ये भी वसा में है, विटामिन के ये भी जो है वसा में घुलनशील है, विटामिन बी एंड सी ये जो है जल में घुलनशील है, न कि वसा में घुलनशील। बराबर। तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, एंड विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का जो है प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन ए जो होता है सबसे अधिक मात्रा में जो है गाजर, आम, इनमें पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन से देखते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में क्या गाजर है या फिर आम। सेव, पपीता, अमरूद और आम। तो ये रहा अपना आम में जो है विटामिन ए की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, और गाजर में भी जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से हम लोगों को जो है रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, हम लोगों को आम भी खाना है, आम भी खाना है, और हम लोगों को जो है और क्या खाना है? गाजर, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? देखो, पहले तो आम आ चुका है, अब कौन सा आया है हमारे पास में? गाजर। तो गाजर भी जो है विटामिन ए का क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में जो है विटामिन सी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में। जितने भी सारे खट्टे फल होते हैं, चाहे नींबू हो, चाहे आंवला हो, संतरा हो, इन सब में जो है विटामिन सी होता है। बराबर ना। गाजर है, आम है, इनमें क्या होता है? इनमें विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मैं अभी आपको बता चुका हूं कि विटामिन ए की कमी से जो है हम लोगों को रतौंधी रोग होता है। रतौंधी में क्या होता है कि व्यक्तियों को जो है रात के समय जो है दिखाई नहीं देता है। बराबर। अब रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी जो रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। पेलाग्रह जो रोग होता है बी3 की कमी से होता है, निकोटिनामाइड। ओके, तो ये चीज़। और रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, इसे हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शुष्काशिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काशिकोप मतलब शुष्क, जैसे अपनी त्वचा वगैरह जो है वो क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। अगर हम लोग उस पर नाखून वगैरह लगाते हैं या फिर नाखून थोड़ा सा भी फेरते हैं तो वहाँ से जो है पाउडर जो है निकलता है। आई बात समझ? और ये किसकी कमी से होता है? तो ये जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। विटामिन डी की कमी से एक तो रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, ओस्टियोसाइटिस भी होता है, और या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शुष्काशिकोप रोग भी बोलते हैं। बराबर। आगे हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा मतलब हम लोगों की जो है संक्रमण, जीवाणुओं से जो संक्रमण होता है उनसे हम लोगों को बचाता है। तो वो कौन सा विटामिन है जो जीवाणुओं के संक्रमण से हमारी या फिर बैक्टीरिया के संक्रमणों से हम लोगों की जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो विटामिन कौन सा होता है?
ए, सी, के या फिर ई, इन चारों में से कौन सा विटामिन जो है हम जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो हम लोगों को जो है क्या करता है, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, संक्रमण होने से हम लोगों को बचाता है दूसरे रोगों से, बराबर ना। विटामिन सी भी होता है, देखो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आई बात समझ, विटामिन सी की जो इससे क्या होता है, इससे भी जो है WBC की मात्रा में भी जो है वृद्धि होती है। आई बात समझ में। लेकिन प्रतिरक्षा कौन, बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं से संक्रमण से हम लोगों को कौन बचाता है, तो विटामिन ए। तो इसको बार बार हम लोगों को विटामिन ए जो है लेते रहना चाहिए, समय समय पर जो है गाजर है, आम है, हम लोगों को जो है खाते रहना चाहिए, ओके, समय के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन B12 में जो है कौन सी धातु जो है आयन है जो है वो उपस्थित होती है। तो विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सी धातु, कोबाल्ट, ओके। आयरन, निकल, जिंक ये विटामिन B12 में नहीं पाए जाते, बल्कि विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, बराबर ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कहता है, देखो गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन राइस जो होता है वो किसका जो है प्रचुर स्रोत होता है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होता है वो सबसे अधिक प्रचुर किसके लिए होता है, विटामिन ए के लिए ही होता है। विटामिन ए के लिए जो है वो प्रचुर स्रोत होता है गोल्डन राइस, बराबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी, क्या हम लोग विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B1 को थाइमिन कहते हैं, विटामिन डी को रेटिनॉल कहते हैं, या विटामिन के को हम लोग जो है नेफ्थेक्विनोन कहते हैं। तो क्या किसको क्या कहते हैं, इनमें से हमें यह देखना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा जो है गलत है। तो देखो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन सी को हम लोग जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। विटामिन B1 को हम लोग जो है थाइमिन कहेंगे, ये बिल्कुल सही है। विटामिन के को हम लोग जो है नेफ्थेक्विनोन कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। बल्कि विटामिन डी को हम लोग जो है रेटिनॉल नहीं कहते, बल्कि कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आई बात समझ में ना। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल गलत है। विटामिन डी को हम लोग जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं, न कि रेटिनॉल कहते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है अपना, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है। देखो आ गया क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी सारे खट्टे पदार्थ होते हैं उन सारे खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से जो है अपने खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, ये सब खट्टे पदार्थ होते हैं, ये खट्टे फल है। इनमें जो है सबसे अधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। सेव खट्टा नहीं होता है, न ही अमरूद, न ही दूध। दूध में जो है, दूध एक ऐसा है जिसके अंतर्गत विटामिन सी अनुपस्थित होता है। बाकी सब में जो है थोड़ा थोड़ा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला। और दूध में जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि दूध में जो है कौन सा विटामिन जो है अनुपस्थित होता है, तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में अनुपस्थित होता है। अगर हम लोग जो है खट्टे फल अगर दूध में डाल देंगे तो दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, यानी कि दूध जो है वो फट जाएगा। आई बात समझ में ना। इसलिए दूध में जो है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसके दूध में जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो ऊँटनी के दूध में जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ऊँटनी का दूध जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, आपने देखा थोड़ा खट्टा भी होता है। तो ऊँटनी के दूध में जो है विटामिन सी की मात्रा भी जो है पाई जाती है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
29 है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब ये आ गया, मतलब विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पर जो है भंडारित होता है। तो अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो देखो ऑप्शन में क्या है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, फेफड़े में कोई विटामिन उपस्थित नहीं होता है। वक्कर यानी कि किडनी, बिल्कुल नहीं। त्वचा में तो वसा होती है, विटामिन ए नहीं होता है। यकृत, लीवर में जो है हमारे जो है वो विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है। ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विटामिन ए जो है अपनी बॉडी में कहाँ पर भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो होता है अपनी बॉडी में यकृत यानी कि लीवर में जो है वो भंडारित रहता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग अपने दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। आई बात समझ में। यह रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी कब होती है, जब हम लोग खट्टे फल वगैरह नहीं खाते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि एक व्यक्ति जो है केवल और केवल दूध का ही सेवन करता है तो उससे कौन सा रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो स्कर्वी रोग जो है उसको होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि दूध में जो है विटामिन सी अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसको स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, तो स्कर्वी रोग में जो है वो अपने दांतों के इनेमल से जो है वो क्या आने लगता है, खून का रिसाव होने लगता है। बराबर। तो चलो, तो स्कर्वी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। बराबर। ओके। टेक्निकल टीम थोड़ा सा पानी लेके आए प्लीज। ओके। हाँ, चलो हम लोग जो है आगे देखते हैं। विटामिन सी, इसके आगे वाला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 31 है निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग कहाँ पे होता है, तो अपने हड्डियों में होता है। तो हड्डियों में ये रोग जो होता है, या फिर हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर पड़ जाती है, बच्चों में हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे कौन सा रोग बोलते हैं, तो रिकेट्स रोग। और यह रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। ओके। चलो, तो क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से किसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स रोग होता है। बराबर। चलो आगे हम लोग और देखते हैं, पहले पानी पी लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं हम लोग अपने इसी क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग, तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बराबर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं 32 अपना ये है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है। मतलब कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसकी, मतलब कैल्शियम की जब हम लोगों को आवश्यकता क्यों होती है, अपनी बॉडी में जो है कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखते हैं। मांसपेशियों के कार्य के लिए, यानी मांसपेशियों के निर्माण के लिए क्या हम लोग जो है कैल्शियम को लेते हैं, बिल्कुल नहीं। खून के जमने के लिए, ये भी तो नहीं है। फिर आते हैं हड्डियों के विकास के लिए, जी हाँ, हड्डियों के विकास के लिए हम लोग जो है वो हम लोग कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। ओके। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर व्यक्ति जो है अगर कैल्शियम नहीं लेगा तो क्या होगा, अगर कैल्शियम नहीं लेगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, हड्डियाँ उनकी जो है कमज़ोर हो जाएगी और उसे रिकेट्स रोग हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में ले लिया जाए तो क्या हुआ। अगर कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में ले लिया जाए तो मनुष्य के जो मूत्र वाहिनी होती है वहाँ पे पथरी जम जाती है, और वो पथरी जो होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। बराबर ना। तो ये चीज़ ना तो अत्यधिक मात्रा में होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। लिमिट मात्रा में हम लोगों को जो है कैल्शियम लेते रहना चाहिए। आगे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत है। लोहा जो है सबसे अधिक जो है किस में पाया जाता है,
चावल, गेहूं, नारंगी और सेव। सेव जो होता है उसमें लोहे की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये हम लोगों को ध्यान में रखनी है, आयरन। ओके, तो यहां से अपना ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और किसमें लोहे की मात्रा, सबसे अधिक लोहे की मात्रा जो है हरीदार सब्जियों में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि गर्भवती महिलाओं को तीसरे माह तक क्या देना चाहिए, तो अपने फॉलिक एसिड के लिए हरीदार सब्जियां जो है देनी चाहिए, बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। मतलब कि हमारे जो है बॉडी के लिए कार्बनिक भोजन जो है सबसे इतना अच्छा क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, बिल्कुल नहीं। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट, इसे कांच के हाउस और वायु रुद्ध, बिल्कुल नहीं। वायु रुद्ध में तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वायु रुद्ध तो उसको चाहे कोई भी पौधा हो उसको वायु तो चाहिए। ओके, ये रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर होता है, बिल्कुल नहीं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इससे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें से सही सुमेलित कौन सा है, क्या हम लोग विटामिन ए की कमी से विटामिन और रोग, तो विटामिन ए की कमी से क्या रिकेट्स रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, या विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है, ये सही है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल। विटामिन ए की कमी से जो है ये रिकेट्स रोग नहीं होता है। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो अपना सही कौन सा हो जाता है, 2 और 3, तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हम लोगों को यहाँ नहीं क्लिक करना है, बल्कि अपने नीचे जाना है और ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में 2 और 3 कहाँ पर है, तो 2 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लिक करना है अपन को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 35 से आगे 36। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। मतलब कि कोले कैल्सीफेरॉल जो है किसको कहा जाता है, किस विटामिन को कहा जाता है। तो देखो हड्डी, कैल्शियम, बिल्कुल ये तो कुछ है नहीं। विटामिन बी को बिल्कुल नहीं, विटामिन बी को हम लोग नहीं बोलेंगे, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, कोले कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अपन को ध्यान में रखना है। विटामिन डी को जो है क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कोले कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल, इतना ही आ सकता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत खट्टे फल होते हैं, जिसमें से आंवला एक खट्टा फल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होता है। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ए का देखो, विटामिन ए जो होता है वनस्पतिक तेलों से जो होता है, वो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर हम लोग विटामिन ए नहीं लेंगे तो महिलाओं में जो है बांझपन का रोग हो जाता है, महिलाओं में जो है बच्चे या फिर संतति जो है उत्पन्न नहीं हो पाती। तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो वनस्पतिक तेल। अब तेल में देखो ताड़ का तेल जी भी नहीं, नारियल का तेल बिल्कुल नहीं, राई व सरसों का तेल जी नहीं, गेहूं अंकुर का तेल बिल्कुल यही। गेहूं और अंकुर का जो तेल होता है वो तेल जो होता है अपने विटामिन ए का सबसे अधिक प्रचुर होता है, और जिससे अपने जो है महिलाओं में बांझपन का जो रोग होता है वो दूर होता है। बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। मस्तिष्क जिम्मेदार है। अब जैसे माइंड है, ये माइंड किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, माइंड तो सोचता ही है। हृदय गति नियंत्रण, बिल्कुल हृदय की जो लब डब की जो
धड़कन जो होती है उस पर कंट्रोल कौन करता है? तो अपना माइंड करता है। शरीर के संतुलन के लिए बिल्कुल सही है, शरीर का संतुलन भी जो है अपना माइंड ही करता है। तो और उपयुक्त सभी, जी हाँ, डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। यानी मस्तिष्क जो होता है वो सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, इन सभी के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 40 क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त या फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ओके, फेफड़ों से अपने हार्ट में लेके जाती है। तो देखो, अपने शरीर से हृदय की ओर तो जो है अशुद्ध रक्त जो है वो लेके आती है, वो कौन होती है? शिराएं। और फेफड़ों से अपने हृदय की तरफ रक्त लेके जाती है, वो शुद्ध रक्त होता है। और वो कौन लेके जाती है? तो धमनियाँ। तो वो कौन सी होती है? अपनी फुंफसी धमनी। मैंने आपको ये ब्लड जब पढ़ाया था, हार्ट पढ़ाया था, हार्ट की जो स्ट्रक्चर संरचना बताई थी, बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे समझाया गया है। आप वो वीडियो देखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि धमनी, फुंफसीय धमनी कहाँ होती है, धमनियाँ क्या काम करती है, शिराएं क्या काम करती है। अगर एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तो हार्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आप रॉन्ग नहीं करोगे, ये मेरा दावा है आपसे। इसलिए पहले आप लोग जो है वो वीडियो एक बार ज़रूर देख ले, अपने हार्ट वाला अंतःस्रावी सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने हार्ट प्लस हम लोगों ने किस परिसंचरण तंत्र में हम लोग जो है हार्ट प्लस हमने रक्त का अध्ययन किया था। तो वो आप एक बार वीडियो जरूर देख ले बायोलॉजी के टॉपिक्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 41, लव-डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती है? बस। तो लव-डब कहाँ पर होती है? तो लव-डब मैंने अभी आपको बताया था, हार्ट में होती है। हार्ट में अपने लव-डब की क्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धड़कन। लव-डब की क्रिया जो है 0.8 सेकेंड में होती है। लव-डब की क्रिया में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। और इस 0.8 सेकेंड को हम लोग कार्डियक चक्कर भी कहते हैं। मतलब कि ये 0.8 सेकेंड में लव-डब की क्रिया में जो जो क्रियाएं होती है, इस पूरी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक चक्कर बोलते हैं। यानी कि कार्डियक चक्कर में कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो हम लोग किसको बोलेंगे? प्लीहा को बोलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यकृत, किडनी और हृदय, इसे हम लोग नहीं कहते कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो ब्लड बैंक हम लोग जो है प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को और क्या बोलते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं और आरबीसी का जो है बूचड़ खाना भी बोलते हैं। अब क्यों बूचड़ खाना क्यों बोलते हैं या फिर कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी जब अपने 120 दिन का जीवन काल जो पूरा कर लेती है तब आरबीसी फिनिश हो जाती है और यही फिनिश हुई आरबीसी जो है प्लीहा में जो है जमा हो जाती है, जिसके कारण हम लोग प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर बूचड़ खाना। ओके, चलो आगे हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एक किशोर व मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब जो है वो कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य में रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। बराबर ना? रक्तदाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम लोग जो है स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापते हैं और इसको सर्वप्रथम जो है हेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो है वो घोड़े में मापा था। किसको मापा था? तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा था। बराबर ना? तो ये चीज जो है ध्यान में रखना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मछली कैसे सांस लेती है? मछली जो है वो किससे सांस लेती है? मछली आप लोग जानते हो, मछली को देखा भी होगा आपने। तो मछली के क्या नाक होते हैं या फेफड़े होते हैं या गिल्स होते हैं या कुछ भी नहीं होता है? तो क्या होता है? मछली जो सांस लेती है वो अपने गिल्स से लेती हैं, गलफड़ों से लेती हैं। आई बात समझ में ना? मछली के ऊपर जो छोटे छोटे गिल्स होते हैं उसके द्वारा ये क्या करती है? वहाँ से श्वसन की क्रिया जो है पूर्ण करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 45, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? क्यों करता है पसीना जो है शरीर को ठंडा क्यों करता है? अब देखो, त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बिल्कुल सही है, हो सकता है ये। वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, ये भी सही है। और पानी का
पानी उष्मा का हीन चालक है, ये ऐसा इतना कुछ नहीं है। अब देखो ए बी और सी ये अप्रोक्सीमेटली सही साबित होते हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों करता है? क्यों करता है कि त्वचा पर पानी की मौजूदगी जो है हम लोगों को शीतलता देती है। बिल्कुल सही है, ये है। वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें ये पसीने वाले की कोई लेन देन नहीं है, बराबर ना। पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, ये भी इससे कोई लेन देन नहीं है। तो अपने देखते त्वचा पर पानी की मौजूदगी जो है हम लोगों को क्या देती है, शीतलता देती है। अब क्यों हमारी बॉडी क्यों होती है शीतल? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होती है, तब हम लोगों को जो है शीतलता जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण जो है अपनी बॉडी में यकृत यानी कि लीवर में बनता है। यकृत को हम लोग जो है अपनी बॉडी का क्या बोलते हैं, अपनी बॉडी की प्रयोगशाला कहते हैं हम लोग। लीवर को हम लोग अपनी बॉडी की जो है प्रयोगशाला बोलते हैं, और इसी प्रयोगशाला में जो है यूरिया का निर्माण हुआ है, और यूरिया का निर्माण जो है अपने अमोनिया से होता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यूरिया का निर्माण अपने इस यकृत में होता है, लीवर में होता है, और इसका निर्माण किससे होता है? तो अमोनिया से होता है, बराबर ना। और यकृत को और किस नाम से जानते हैं? अपने शरीर की जो है प्रयोगशाला बोलते हैं हम लोग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित कौन सा अंग नहीं है वो देखते हैं। गर्भनाल, बिल्कुल महिलाओं में गर्भनाल होती है, ओके, जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय बिल्कुल होता है, गर्भाशय में जहाँ पर बच्चा जो है वो पूरा का पूरा 9 महीने तक पलता है। अंडाशय, बिल्कुल अंडाशय होता है, जो क्या कार्य करता है, जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु से मिलता है और फिर आगे बच्चे का निर्माण करते हैं। शुक्रवाहिनियाँ ये महिलाओं में नहीं होती है, ये पुरुषों में होती है। पुरुषों में जो वर्षण होते हैं, नीचे 2 गोलाकार जो वर्षण पाए जाते हैं अपनी बॉडी में, उसमें जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण, और उसी वर्षण में जो है शुक्र वाहिनियों का क्या होता है, नलिकाएं होती है, और शुक्र वाहिनियों में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हार्मोन का उदाहरण है, निम्न में से इनमें से हार्मोन कौन सा है? तो वो देखते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है। रेनिन हार्मोन्स नहीं होता है, रेनिन जो है एक एंजाइम है। पेप्रिन ये भी नहीं होता है। साइटोसिन जो होता है पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन्स पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये सारे हार्मोन जो है मैं आपको जो है बता चुका हूँ अपने जो बायोलॉजी की क्लास में, जब हमने वनस्पति विज्ञान पढ़ी थी। तो वनस्पति विज्ञान में मैंने आपको हार्मोन सारे बता चुका हूँ, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोसिन हार्मोन, एबिसिक हार्मोन, और बहुत सारे हार्मोन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, इथाइलेंस वगैरह, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सारे हार्मोन्स पढ़ना चाहते हो तो अपने उस वीडियो को देखिए और उसमें आपको हार्मोन सारे मिल जाएंगे, बराबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा डाई एंटी यूरेटिक हार्मोन है? तो डाई एंटी यूरेटिक हार्मोन्स हम लोग किसको बोलते हैं? ACTH हार्मोन्स को हम लोग जो है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, बराबर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये आपको पता ही है, थायराइड ग्रंथि अपने गले में होती है, और थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जो अपने गले में H आकार में पाई जाती है, बराबर। चलो यहाँ से अपने जो है इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है इस क्विज के समाप्त होते हैं। इसको आप बार बार देखते रहिए और अपने कन्फ्यूजन जो है वो दूर करते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे आपके कमेंट बॉक्स दे रखा है, इसमें आप लोग कमेंट लिखते रहिए और हम आपको उसका जवाब देते रहेंगे, ओके। और आपकी कन्फ्यूजन को जो है सॉल्व करते रहेंगे, बराबर। चलो यहाँ से अपनी जो है इस क्विज को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।